एजियोट्रोप्स। व्हाट आर एजियोट्रोप? पहली बात तो ये हमें समझ में आनी चाहिए, एजियोट्रोप हम कहते किसको है। तो इसके लिए बच्चों अगर हम देखते हैं कोई कंटेनर, अगर किसी कंटेनर में हमारे पास कोई मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ ए विद बी, ठीक है, और यहां रेशो अगर हम ले लेते हैं 30:70, मान लो कि सॉल्वेंट है हमारा 70% पार्टिकल्स हैं और सोल्यूट है 30% पार्टिकल। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? अब इस कंटेनर में धीरे धीरे क्या होगा, वेपर्स बनेंगे, क्योंकि यहां सॉल्यूशन है तो कुछ पार्टिकल सरफेस पे ए के होंगे, कुछ पार्टिकल सरफेस पे बी के होंगे। यह चीज हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां जब वेपर बनेंगे, ए के भी कुछ वेपर होंगे, बी के भी कुछ वेपर होंगे। हम समझ सकते हैं कि यहां रेशो 70-30 है, और अगर हम इसको हीट करें, बॉयल करें, तो जरूरी नहीं यहां भी रेशो 70 और 30 हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सारे टाइप के पार्टिकल्स की वोलेटिलिटी सेम नहीं होती है। कुछ पार्टिकल में आपस में इंटरेक्शंस कम होती हैं, तो वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। दूर रहते हैं तो हम समझ सकते हैं दे कैन इजीली बिकम वेपर, तो उनके वेपर्स ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा बन जाते हैं थोड़ी देर में ही। क्यों ज्यादा बन जाते हैं? क्योंकि उनके आपस में इंटरेक्शन कम है। अगर किसी पार्टिकल्स में इंटरेक्शंस ज्यादा हैं, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देन वी कैन अंडरस्टैंड दे विल नॉट इजीली बिकम वेपर्स, और जल्दी से वेपर्स नहीं बनेंगे, तो उस कंटेनर में उनके वेपर्स भी कम होंगे। तो यहां हम समझ सकते हैं इस कंटेनर में जब हमने मिक्सचर रखा था जिसमें सॉल्यूशन स्टेट में ए और बी की रेशो थी 70% रेशो 30%, मोल फ्रैक्शन के हिसाब से करें तो ये हो गया 0.7, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 0.3, है ना। परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर अब हम देखें कि अगर ए वाला जो कंपोनेंट है वो ज्यादा वोलेटाइल हुआ, बी वाला कंपोनेंट है वो कम वोलेटाइल हुआ, तो हम समझ सकते हैं कि यहां वेपर्स ए के ज्यादा बनेंगे और बी के कम बनेंगे। अगर ए के वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो नीचे ए पहले ही ज्यादा क्वांटिटी में था बच्चों, 70% ए था और ए के वेपर्स और भी ज्यादा बन रहे हैं। बी यहां पहले ही कम था, लिक्विड स्टेट में जब था तो 30% था बी सिर्फ, और उसके वेपर यहां और भी कम बन रहे हैं। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यहां जरूरी नहीं है कि ये रेशो 70-30 ही आएगा। यहां हो सकता है वेपर स्टेट में इनका रेशो कितना हो, 80-20, 80-20। क्यों 80-20? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ए वाला सबस्टांस ज्यादा वोलेटाइल है, बी वाला सबस्टांस कम वोलेटाइल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम इसको सॉल्यूशन स्टेट में थोड़ा सा रेशो बदल देते हैं। यहां ए की रेशो कर लेते हैं 60, बी की रेशो कर लेते हैं 40। तो क्या होगा यहां वेपर फेज में? अब ए 60 है तो वेपर फेज में बी डेफिनेटली 60 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। बी 40 है तो बी वेपर स्टेट में 40 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि बी का वोलेटिलिटी कम है ना। तो यहां यह हो सकता है कि ये ए होगा 65 की रेशो में, बी होगा 35 की रेशो में। बात समझ में आ रही है? ऐसे चेंज करते जाएं। अगर हम इसको ले आते हैं यहां 40, यहां 60, और ऐसे चेंज करते करते ऊपर वेपर की रेशो भी तो चेंज होगी ना, होगी कि नहीं होगी? और चेंज करते करते अगर कोई ऐसी स्टेज आ गई कि यहां लिक्विड स्टेट में जो रेशो है ऊपर वेपर स्टेट में भी वही रेशो है कि ए और बी यहां 40% 60% की रेशो में थे और वेपर स्टेट में भी 40% 60% की रेशो में है, तो ऐसे टाइप के मिक्सचर्स जो लिक्विड स्टेट में भी सेम कंपोजिशन में है और वेपर बनने के बाद भी सेम कंपोजिशन में है, तो ऐसे टाइप के मिक्सचर्स को हम कहते हैं एजियोट्रोप्स।
that mixtures which behave as pure liquid, that mixtures which behave as pure liquids। या दूसरा डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं कि which boil like pure liquid, प्योर लिक्विड की तरह ही बॉयल हो रहे हैं। लिक्विड स्टेट में भी सेम कंपोजिशन, वेपर स्टेट में भी सेम कंपोजिशन। तो ये हो गए एजियोट्रोप्स। अब क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे दो टाइप के हैं, तो ऐसे ही एजियोट्रोप भी हमारे दो टाइप के बनेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये टॉपिक समझने के लिए बच्चों आपको बॉइलिंग का मीनिंग पता होना चाहिए पहले। बॉइलिंग पॉइंट, शायद आप 5th 6th क्लास 7th क्लास से बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। 6th 7th क्लास में आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि दैट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, पढ़ी थी आपने। दैट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ये सबसे सिंपल एग्जांपल डेफिनेशन आपने पढ़ी थी 7th क्लास में। लेकिन देन इन 11th क्लास यू हैव स्टडीड वन टर्म दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, एंड अदर टर्म यू हैव स्टडीड मेनी टाइम्स इन जूनियर क्लासेस आल्सो, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 11th क्लास में आपने दोनों चीजें पढ़ी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर। और अगर हम एक कंटेनर में कोई लिक्विड रखें तो वेपर प्रेशर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लिक्विड है इसके जो वेपर बनेंगे वो जो प्रेशर लगाएंगे उन प्रेशर्स को हम कहेंगे वेपर प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर। वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंटेनर में हमने लिक्विड रखा था, इस कंटेनर में से वेपर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऊपर को कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर को हम कह रहे हैं वेपर प्रेशर। और ऊपर से एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं वो सब गैसेस हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रही हैं ऐसे ही इस कंटेनर पे भी प्रेशर लगा रही होंगी। तो ऊपर से जो गैसेस प्रेशर लगा रही हैं उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना बच्चों? ये दोनों चीजें पता है हमें। अब सिंपली आप देखिए, नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है, कौन सा प्रेशर कह रहे हैं हम? वेपर प्रेशर, जो ऊपर को लग रहा है ना? तो अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है और ऊपर से जो गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो वाला प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम समझ सकते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन वेपर्स को वापस नीचे ही दबा देगा, क्योंकि इन वेपर्स का प्रेशर इधर को जाने के लिए कम था और एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसको नीचे दबाने के लिए ज्यादा पड़ रहा है। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन वेपर्स को बाहर नहीं निकलने देगा, वो इनको वापस दबा देगा और ये वापस आ जाएंगे इस लिक्विड के अंदर। द लिक्विड विल नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर्स, वो लिक्विड बॉयल नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हैं, इस सबस्टांस को हीट करते हैं। चलिए, अब हमें यह तो मालूम है कि जितना हीट करेंगे उतना जल्दी वेपर्स बनेंगे, वेपर्स जल्दी बनेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है ना, वेपर प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं बाय हीटिंग द लिक्विड। जितना हीट करते जा रहे हैं वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक स्टेज आ जाएगी
जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बिकम इक्वल टू वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर लिक्विड का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो उस समय अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको वापिस नीचे नहीं दबा पाएगा। तो अब जो वेपर लिक्विड में से बाहर एक बार निकल गया उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब वापिस नहीं दबा पाएगा, तो वो लिक्विड इसमें से निकल के कहीं ना कहीं चला जाएगा, वापिस इसमें नहीं आएगा। उस स्टेज को हम कहते हैं कि अब इसका बॉइलिंग शुरू हो गया, अब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहां से लिक्विड में से वेपर बनते जाएंगे और निकलते जाएंगे। क्यों निकलते जाएंगे? क्योंकि अब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन वेपर्स को नीचे नहीं दबा पा रहा है। अगर हम वेपर प्रेशर का कर्व बनाएं, किसी भी चीज का वेपर प्रेशर, ठीक है, वर्सेस टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर कम है तो उस चीज का वेपर प्रेशर कम है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस चीज का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो फिक्स है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये वैल्यू मान लिया हमने। और यहां 0 से जब हम स्टार्ट करें, मान लो टेम्परेचर 0 है तो वेपर्स नहीं बनेंगे, और वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी 0 ही होगा। जितना हम किसी लिक्विड को हीट करते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक स्टेज आ जाएगी जब वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इस स्टेज पे लिक्विड में से जब वेपर बाहर निकल रहे हैं तो हमने क्या किया, उनका वेपर प्रेशर को ऊपर से जो लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कर दिया है ना। और जब हम ये दोनों प्रेशर इक्वल हो गए, अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इन वेपर्स को नीचे नहीं दबा पाएगा। ये स्टेज शुरू हो गई बॉइलिंग की। तो इस स्टेज पे अब अगर हम यहाँ ये टेम्परेचर नोट करें तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है बेटा, क्या डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की? दैट टेम्परेचर at which vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब हम जानते हैं हर एक चीज की वोलेटिलिटी तो डिफरेंट है, कोई चीज ज्यादा वोलेटाइल होती है, कोई चीज कम वोलेटाइल होती है ना। अगर किसी चीज का वोलेटिलिटी कम है, वेपर प्रेशर कम है, तो उसको हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल तक पहुंचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब हमें उसको वहां से यहां तक लाने में ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और हीट ज्यादा करना पड़ेगा तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर किसी चीज का वेपर प्रेशर पहले ही कम है तो हमें उसको ज्यादा हीट करके वहां तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यही चीज हम यहां देखें कि अगर हम देखें सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन जो थे उनमें हम देख रहे थे कि वेपर प्रेशर हर स्टेज पे नॉर्मल से कम होता है, और अगर वेपर प्रेशर नॉर्मल से कम होता है तो इसका मतलब हमें उसको ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तब जाके वो चीज बॉयल होगी। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो हम समझ सकते हैं कि एजियोट्रोप अगर हम दो टाइप के पढ़ें कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा, तो वो समझ सकते हैं कि वो किसकी वजह से होगा कि वेपर प्रेशर नॉर्मल से कम है या वेपर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा। और हमें पता है वेपर प्रेशर नॉर्मल से कम कब है,
सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में, तो हम समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन विल ऑलवेज फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा नॉर्मल से ज्यादा होगा। और जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो डेफिनेटली बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर पहले ही नॉर्मल से ज्यादा है, और वेपर प्रेशर अगर पहले ही ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी इक्वल हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होते ही वो बॉयल हो जाएगा, तो इसका मतलब वो जल्दी बॉयल होगा, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जाम्पल, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड with water in the ratio of 68% nitric acid and 32% water. This is an example of maximum boiling azeotrope. और दूसरा बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का भी हमें एक एग्जाम्पल याद रखना है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एक एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल विद वाटर, where ethanol is 95% and water is 5%.